Hello students, today we are going to study topic 1, that is Introduction to the Code of Criminal Procedure 1973, in short CRPC। इसको CRPC भी बोला जाता है और कोड भी बोला जाता है। तो जहाँ कहीं भी वर्ड आए द कोड और CRPC, इट मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जब CPC पढ़ते हैं तो वहाँ भी कोड वर्ड यूज होता है उसके लिए भी। तो जब आप पढ़ रहे हो तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC ये क्या है, व्हाट एग्जैक्टली। देखो, लॉ दो तरीके के होते हैं, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल, जो आप कर चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में वो चीज आएगी। CRPC एक प्रोसीजरल कोड है। सो CRPC 1973 इट कंसिस्ट ऑफ 484 सेक्शंस, 37 चैप्टर्स एंड 2 शेड्यूल्स। 484 सेक्शन है इसमें, 37 चैप्टर्स हैं और 2 शेड्यूल है। बड़ा ही लेंदी कोड है। 1973 से पहले और भी लेंदी था ये। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974। 1 अप्रैल 1974 को ये फोर्स में आ गया था। इट इज अ प्रोसीजरल ऑब्लिक एडजेक्टिव लॉ। प्रोसीजरल और एडजेक्टिव लॉ वन ऑफ द सेम थिंग, ऑल्दो देयर आर सम प्रोविजंस ऑफ सब्सटेंटिव नेचर। देखो, कुछ पार्ट अगर सब्सटेंटिव है कोड का तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोड सब्सटेंटिव ही हो गया। कोड लार्जली प्रोसीजरल है, लार्जली प्रोसीजरल है विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सब्सटेंटिव नेचर, जैसे मेंटेनेंस प्रोसीडिंग है, राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस है, राइट ऑफ अपील है। इस तरीके से कुछ एक प्रोविजंस है, पर बेसिकली और लार्जली ये एक प्रोसीजरल एडजेक्टिव लॉ है। तो CRPC में 484 सेक्शंस, 37 चैप्टर्स एंड 2 शेड्यूल्स। 1 अप्रैल 1974 को ये फोर्स में आया था और इसको प्रोसीजरल और एडजेक्टिव लॉ कहा जाता है। ये प्रोसीजरल और एडजेक्टिव लॉ है, लेकिन इसमें कुछ प्रोविजन सब्सटेंटिव नेचर के भी हैं। इट टॉक्स मेनली अबाउट 3 एस्पेक्ट। लार्जली जब हम बात करते हैं कि CRPC प्रोसीजरल कोड किस बारे में बात करता है, तो मेनली ये 3 चीजों की बात करता है: कॉन्स्टिट्यूशन, हायरार्की एंड पावर ऑफ कोर्ट्स, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रायल। मेनली ये इन 3 चीजों के बारे में करता है। ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर है CRPC के, उन सबको आप इन 3 पार्ट में मेंशन कर सकते हैं। जब आप उनका हेड नोट पढ़ेंगे, चैप्टर की हेडिंग पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा। मेनली कॉन्स्टिट्यूशन, हायरार्की एंड पावर ऑफ कोर्ट्स। जो भी कोर्ट होंगे, क्रिमिनल कोर्ट स्टेट में, उन सब के कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हायरार्की रहेगी, कैसे कैसे काम करेगा, क्या क्या उनकी पावर है, वो सब। क्योंकि बिना कोर्ट के, बिना जुडिशियल सिस्टम के तो फिर कैसे न्याय दिया जाएगा। प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी चीज को होने से पहले ही रोक देना। जैसे कई बार हम सुनते हैं सेक्शन 144 लागू हो चुका है। 144 का मतलब है प्रिवेंटिव मेजर्स ही वहां पर लिए जाते हैं, ज्यादा गैदरिंग ना होने देना, क्योंकि वहां पर पीस, लॉ एंड ऑर्डर भंग होने की संभावनाएं होती है, इसलिए। उसके अलावा 107, 108 और भी सेक्शंस है जहां पर सिक्योरिटी ली जाती है। जब आप प्रिवेंटिव मेजर्स और उन चैप्टर्स में जाएंगे तो वहां क्लैरिटी होगी। उसके बाद है ट्रायल। ट्रायल सबसे मेन है। ट्रायल को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ट्रायल का मतलब होता है, ट्रायल वो प्रोसेस है, वो वेज है जिनके थ्रू न्याय दिया जाता है। ट्रायल या तो एक्विटल में खत्म होगा या कन्विक्शन में खत्म होगा। कोड में कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ट्रायल कुड बी डिफाइंड एज इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से न्याय मिलता है, जिसके माध्यम से जस्टिस डिलीवरी की जाती है। अभी हम ये सारी चीजें ब्रीफली कर रहे हैं, कोड के अंदर ये सब चीजें डिटेल में की जाएंगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ CRPC। देर आर न्यूमरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CRPC। CRPC के कोई भी प्रोविजंस को आप एज अ ऑब्जेक्टिव मेंशन कर सकते हैं। वो प्रोविजंस जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उन सबको आप ऑब्जेक्टिव के तरीके से भी पढ़ सकते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटेड टू प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। सब जितने भी प्रोसीजर हैं उनको कंसोलिडेट करना, उनको अमेंड करना,
इज द ऑब्जेक्टिव। आगे सबसे मेन चीज, इट इज डिजाइन टू फैसिलिटेट द एंड्स ऑफ जस्टिस। इट इज डिजाइन टू फैसिलिटेट द एंड्स ऑफ जस्टिस एज अ प्रोसीजरल लॉ इज ऑलवेज इन एड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इन कॉन्ट्राडिक्शन और टू डिफीट द वेरी ऑब्जेक्ट विच इज sought टू बी अचीव्ड। इन शब्दों के कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई प्रोसीजर बनाया गया है, कोई प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है, तो वो इट इज इन एड ऑफ जस्टिस बजाय के कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करने के। मीनिंग देयर बाय सब्सटेंटिवली अगर कोई चीज सही से पूरी हो रही है और उसमें कुछ माइनर इरेगुलरिटी है, तो उन माइनर इरेगुलरिटी की वजह से कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन वहां पर क्रिएट नहीं किया जाता, नहीं होना चाहिए। अन्यथा जो ऑब्जेक्ट है वो डिफीट हो जाता है। लार्जली और सब्सटेंटिवली सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। इसलिए जो कोई भी प्रोसीजर बनाया होता है, इट हैज टू फैसिलिटेट द एंड ऑफ जस्टिस इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज अ ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखिए फर्स्ट, रेगुलेट्स क्रिमिनल प्रोसीजर विद स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी। रेगुलेट क्रिमिनल प्रोसीजर विद स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी। जो बात हमने यहाँ पर ऊपर की गई है वो यहाँ पर भी लागू होती है। If procedure is substantially followed, if procedure is substantially followed, then mere irregularity does not render the proceeding invalid. अब देखिए, इकबाल इस्माइल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1975 का ये केस है। इस तरीके के बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे। एज एन एग्जाम्पल ये केस यहाँ पर बताया गया है। इस केस में क्या हुआ था, फैक्ट, जो एक्यूज थे उनको सेंटेंस किया गया था। ही वो सेंटेंस्ड बाय सेशन कोर्ट, ही वो सेंटेंस्ड बाय सेशन कोर्ट, बट उनको कॉपी नहीं मिली थी जजमेंट की। अब सीआरपीसी कहता है कि जैसे ही आप ट्रायल के प्रोविजंस कहते हैं जजमेंट देते हैं, तो जजमेंट की एक कॉपी इमीडिएटली विदाउट डिले एक्यूज्ड को भी आप दीजिए। लेकिन एक्यूज्ड को कॉपी नहीं दी थी जजमेंट की, और कोर्ट के ही एक एम्प्लॉय ने उनको ये बताया था कि आपका जजमेंट आ चुका है और आपको कन्विक्शन हुआ है। जब उनको जजमेंट की कॉपी नहीं मिली तो ही फाइल रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, और इन्होंने कहा कि क्योंकि जजमेंट की कॉपी नहीं मिल रही है तो मुझे जेल में नहीं रखा जा सकता। इस चीज के ऊपर जज ने कहा, कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो जजमेंट की कॉपी उनको डिलीवर नहीं हुई उसके रीजन थे कि वो उस टाइम साइन नहीं हुई थी और शॉर्ट हैंड के लिए गई हुई थी। सो डिले इन डिलीवरी ड्यू टू जजमेंट नोट साइन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज अ मियर इरेगुलरिटी। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रायल के, नेचुरल जस्टिस के सारे प्रोविजंस पूरे हुए थे और जजमेंट की कॉपी डिलीवर करना इज एन इरेगुलरिटी। इस इरेगुलरिटी की वजह से सारी चीजें खराब नहीं होगी। अगर ऐसा होगा, अगर हम इन चीजों को करना शुरू करेंगे, देन इट विल डिफीट द वेरी ऑब्जेक्ट विच इज sought टू बी अचीव्ड, और ये फिर कॉन्ट्राडिक्शन में हो जाएगा। लेकिन साथ में ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सच डिले डिस्क्लोज डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। क्यों? जब तक जजमेंट की कॉपी नहीं मिलेगी वो अपील के लिए कैसे फाइल करेगा आगे, अगर उसको अपील करनी है तो जितना डिले होगा, डिले होने के बाद, उतने डिले के बाद वो अपील के लिए जाएगा, तो वहां पर फिर वो कहेगा कि जजमेंट की कॉपी मुझे डिलीवर नहीं हुई थी। उस फैक्ट को सर्टेन करके और लैचिस को अगर कोर्ट अलाउ करेगी तो वहां पर उसमें भी टाइम लगेगा और अननेसेसरी बर्डन किसके ऊपर आएगा? अपीलांट के ऊपर आएगा। लेकिन जजमेंट की कॉपी साइन ना करना एक इरेगुलरिटी थी, जजमेंट की कॉपी उसको ना देना एक इरेगुलरिटी थी, जिसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि इनकी कंटेंशन मानी जाएगी दैट ही कुड नॉट बी केप्ट इन प्रिजन, क्योंकि ट्रायल पूरा फेयर और सही तरीके से हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्सेरियल सिस्टम और एक्यूजेट्रियल, वन ऑफ द सेम थिंग, वर्सेस इंक्विजिटोरियल सिस्टम। भारत में जो सिस्टम फॉलो होता है वो होता है एडवर्सेरियल सिस्टम और एक्यूजेट्रियल सिस्टम, वन ऑफ द सेम थिंग। इस सिस्टम में क्या होता है? द सिस्टम बीइंग फॉलोड इन द कोर्ट इज एडवर्सेरियल बेस्ड ऑन एक्यूजेटरी मेथड। इन दिस सिस्टम, इसमें मेन क्या होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो राज्य को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों को पता है दो पार्टी क्रिमिनल मैटर में कौन कौन सी होती है? क्रिमिनल मैटर में जो दो पार्टी होती है, स्टेट
वर्सेस एक्यूज्ड, स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड, ये दो पार्टी होती है। तो स्टेट की तरफ से जो मुकदमा लड़ते हैं वो होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जो एक्यूज्ड होते हैं उनको डिफेंडेंट बोला जाता है या डिफेंस काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्यूजेस द डिफेंडेंट, जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, और आरोप लगाने के बाद ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करता है। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम लिख सकते हैं पीपी। सो पीपी पुट्स एक्यूजेशन ओवर डिफेंडेंट, डिफेंडेंट टर्म और एक्यूज्ड पर्सन। डिफेंडेंट टर्म जो है वो सिविल में यूज होती है, क्रिमिनल में यूज नहीं होती। कई जगह पर आपको क्रिमिनल में भी डिफेंडेंट मिलेगी, तो उस डिफेंडेंट को आपको एक्यूज्ड पर्सन के साथ ही पढ़ना है, डिफेंस काउंसिल के साथ ही पढ़ना है और समझना है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है। टेक्निकली डिफेंडेंट टर्म इज बिलोंग्स टू सिविल लॉ। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुट्स एक्यूजेशन ओवर डिफेंडेंट and or accused person, one of the same thing, and proves it beyond reasonable doubt। ये है एडवर्सेरियल और एक्यूजेट्रियल सिस्टम। अब नॉर्मली जो सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, जो आपको बताया एडवर्सेरियल, और दूसरा क्या होता है इनक्विजिटोरियल, ये दो सिस्टम फॉलो होते हैं। ठीक है, एडवर्सेरियल सिस्टम कहाँ होता है फॉलो? कॉमन लॉ कंट्रीज में। कॉमन लॉ कंट्रीज में। और ये कहाँ होता है? जहां पर सिविल लॉ फॉलो किया जाता है। जैसे इटली है, फ्रांस है, फॉर एग्जाम्पल इटली, फ्रांस एंड अदर्स कॉमन लॉ कंट्रीज, जैसे इंडिया है, यूके है। तो अब इन दोनों सिस्टम में डिफरेंस क्या है? इन दोनों सिस्टम में मेन डिफरेंस क्या है? बोथ सिस्टम सर्च फॉर ट्रूथ बट प्रोसेस इज डिफरेंट। बोथ सिस्टम सर्च फॉर ट्रूथ बट प्रोसेस इज डिफरेंट। अब यहां पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को समझने के लिए है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने ऐसा कहा है, उन्होंने इस तरीके की अपनी एडवाइस भी रखी है कि कुछ प्रोविजंस सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज के हमें फॉलो करने चाहिए, ताकि जो डिले होता है और जो केसेस हमारे लेंदी चलते हैं उनको शॉर्ट किया जा सके, ज्यादा लेंदी केसेस ना चले, स्पीडी डिस्पोजल हो। इसके लिए कुछ प्रोविजंस हमें सिविल लॉ जो कंट्रीज फॉलो करता है उनके मानने चाहिए। लेकिन अभी वो एक एडवाइस ही है, उसके ऊपर कोई सब्सटेंटिव कोई चीज आई नहीं है। अब आप आइए, दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स की डिस्कवरी कॉमन लॉ कंट्रीज में जहां एडवर्सेरियल सिस्टम फॉलो होता है वहां पर कौन करता है? इंडिपेंडेंट एजेंसी, दैट इज पुलिस। जब आप ट्रायल पढ़ेंगे और वहां आप देखेंगे कि ऑफेंस कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल होते हैं और उसमें एफआईआर होती है, कंप्लेंट जाती है मजिस्ट्रेट के पास। जब एफआईआर होती है जिसमें वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कंप्लेंट जाती है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट अपनी इंक्वायरी करता है और वो इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है। तो हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि पुलिस है और वो फैक्ट्स को डिस्कवर करती है। लेकिन सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज में क्या होता है? जज डिस्कवर फैक्ट्स एंड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट एजेंसी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, जो मैंने आपको यहां पर भी बताया था। ठीक है, तो हमारे यहां पर अब
किस तरीके से सिस्टम चलता है, इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, केस प्रेजेंट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कोर्ट उसको सुनेगी। लेकिन सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज में जहां पर इंक्विजिटोरियल सिस्टम फॉलो होता है वहां पर जज करते हैं फैक्ट्स की डिस्कवरी, उन्हीं की सुपरविजन में पूरा ट्रायल चलता है। फिर है डिस्कवरी ऑफ एविडेंसेस। डिस्कवरी ऑफ एविडेंसेस, स्टेट एंड डिफेंडेंट, एक्यूज्ड पर्सन, या इसको बोलिए आप डिफेंस काउंसिल, गैदर एविडेंस टू प्रेजेंट दियर रेस्पेक्टिव केस। राज्य अपने सबूत इकट्ठे करेगा टू प्रूव द केस, ठीक है। और ये जो डिफेंस है, एक्यूज्ड पर्सन है, ये अपने केस, अपने एविडेंसेस गैदर करेगा अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज में क्या होता है, जज रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर गैदरिंग ऑफ एविडेंस। जैसा कि अभी मैंने बताया, जज के सुपरविजन में ही वहां पर पूरा ट्रायल होता है। हमारे यहाँ पर जज सिर्फ रेफरी के तरीके से काम करता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, इंफॉर्मेशन ऑफेंस की कोई भी दे सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंटरेस्ट ऑफ स्टेट प्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी तरफ डिफेंस है, लेकिन वहां पर जज करता है सारा ये काम। देन रोल ऑफ जजेस, जजेस एक्ट एज रेफरी एंड प्ले पैसिव रोल। हमारे यहाँ पर जज रेफरी के तरीके से काम करता है, जज बैठ जाता है, ठीक है, और दोनों पार्टी को मौका दिया जाता है कि भाई बारी बारी अपनी अपनी बात कहो। फिर उन दोनों की बात सुनने के बाद जज अपना डिसीजन देता है। वो कभी भी पार्टीज में या केस में इन्वॉल्व नहीं होता, वो कभी किसी को एडवाइज नहीं करता कि आप इस प्रोविजन को यूज ना करें, आप इस प्रोविजन को यूज करें, या आप इस तरीके से अपना केस प्रेजेंट करें। जज कभी इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज में जज प्ले एक्टिव रोल एंड पार्टिसिपेट इन द केस, बट दे रिमेन फेयर। ऑब्वियसली फेयरनेस इज देयर। यहां पर वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चनिंग। हमारे यहां पर सिस्टम में, एडवर्सेरियल सिस्टम में, जजेस आस्क फेवर क्वेश्चंस। बहुत कम क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे सेक्शन 313 में बोल रखा है पूछने के लिए, तो वहां पूछेंगे, या बहुत ही लिमिटेड इंस्टेंसेस हैं। जबकि सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज में जजेस आस्क क्वेश्चंस एक्सटेंसिवली टू विटनेस इंक्लूडिंग रेस्पोंडेंट एंड डिफेंडेंट। यहां पर जजेस एट लेंथ क्वेश्चनिंग करते हैं। मेनली इनका जजमेंट जो बेस होता है वो इस क्वेश्चनिंग पे ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जज बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। दोनों तरफ के जो वकील होते हैं वही केस को प्रेजेंट करते हैं, वही क्वेश्चनिंग करते हैं। अब देखिए आगे, रोल ऑफ लॉयर्स। हमारे यहाँ पर लॉयर्स प्ले एक्टिव रोल। देखो, इन आवर सिस्टम, दिस एडवर्सेरियल सिस्टम, इस सिस्टम में जितना अच्छा वकील होगा उतना बढ़िया केस जाएगा, ये कहावत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीजें वकील के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर वकील ने सबूत नहीं दिए तो जज जजमेंट उसके फेवर में नहीं दे सकता। भले ही जज को पता है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। यहाँ पर लॉयर्स प्ले पैसिव रोल। लॉयर भी पैसिव रोल प्ले करते हैं, वो बस पाथ ऑफ इंक्वायरी बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चनिंग तो जजेस करते हैं। इनका पैनल बैठता है, वही क्वेश्चनिंग करता है। लॉयर्स तो पैसिव रोल प्ले करते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इनके क्वेश्चन के बाद इनका रोल सेकेंडरी ही होता है। कोर ऑफ सिस्टम। कोर ऑफ सिस्टम, कोर क्या है? ओपन कंपटीशन बिटवीन प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। ओपन कंपटीशन, दोनों पार्टी वही अपने अपने सबूत लाओ, आप दोनों की बात सुनी जाएगी और सुनने के बाद डिसीजन दिया जाएगा। जैसे क्रिकेट में होता है, एम्पायर खड़ा है, मैच चल रहा है, वो कभी भी कैप्टन को ये नहीं कहता कि आप एक्स बॉलर की जगह वाई बॉलर से बॉलिंग करवाओ। वो कभी भी कैप्टन को ये नहीं कहता कि आप फील्डिंग ऐसे सेट करो। वो किसी को कुछ नहीं कहता, वो बस देखता रहता है। वो बॉल कर रहा है, उसने अपील की, आउट है तो दे दिया, नहीं है तो नहीं दिया। हमारे यहाँ भी जज रेफरी के तरीके से बैठता है, दोनों पार्टी को सुनता है। ओपन कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। ऑन द अदर हैंड, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एविडेंसेस। क्यों? यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन तो जज के सुपरविजन में ही हो रही है ना, डिसीजन भी उनको ही देना है।
प्रिजम्पशन ऑफ एक्यूज्ड, प्रिजम्पशन एज टू एक्यूज्ड। हमारे यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को फॉलो किया जाता है। कहने का तात्पर्य कि accused to be presumed innocent until guilt is proved। धारणा ये है कि accused is presumed to be innocent until guilt is proved। उसको हम ये मानेंगे कि वो निर्दोष है, वो निर्दोष है जब तक कि उसके गिल्ट को प्रूव नहीं किया जा सकता। इसको आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के साथ अगर समझना चाहें तो बहुत क्लैरिटी होगी कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का क्या मतलब है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का भी यही मतलब है, कोई भी रेशा ना रह जाए, कोई भी रेशा ना रह जाए जिसके माध्यम से ये लगे कि नहीं डिफेंस ने, एक्यूज्ड पर्सन ने ऑफेंस नहीं किया होगा। तो कोई भी शक का रेशा भी नहीं रहना चाहिए तो ही एक्यूज्ड को सजा होगी। ये भी एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भाई हमारे यहाँ पर एक्विटल रेट अच्छा है, उसके लिए ये भी कहा जाता है कि हमारे प्रिजम्पशन फॉर इनोसेंस और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है और हमारी इन्वेस्टिगेशन भी लचीली है, उस वजह से लोग बच जाते हैं। हाउएवर दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज में नो सच प्रिजम्पशन इज फॉलोड, वहां ऐसी कोई प्रिजम्पशन नहीं है, वहां एक्यूज्ड के राइट्स भी कम है, लिमिटेड है। यूज ऑफ प्रेसिडेंट, भाई प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है अर्लियर जजमेंट, अर्लियर जजमेंट ऑफ कोर्ट, जो हायर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, पूरे इंडिया पे लगेगी, हाई कोर्ट की है उस राज्य में लगेगी। तो जो प्रेसिडेंट क्रिएट हो चुके हैं उनको माना जाता है। हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट इज अ सोर्स ऑफ लॉ, लेकिन सिविल लॉ फॉलोइंग कंट्रीज में लिटिल यूज ऑफ प्रेसिडेंट, लिटिल यूज ऑफ प्रेसिडेंट। हाउएवर कोर्ट्स आर नॉट बाउंड बाय दिस प्रेसिडेंट, ये बाउंड नहीं होते लेकिन फिर भी कन्विंस होते हैं। नेक्स्ट इज विटनेसेस। देखो यहाँ पर जो एडवर्सरियल सिस्टम है उसमें मैंने आपको बताया कि जो पार्टीज होती हैं वो अपना केस प्रेजेंट करती है, राज्य अपने सबूत ढूंढ के लाएगा, डिफेंस एक्यूज्ड पर्सन वो खुद सबूत ढूंढेगा अपने बचाव के लिए। तो पार्टीज ही डिसाइड करती है व्हाट विटनेसेस आर टू बी कॉल्ड एंड व्हाट नॉट, किन विटनेसेस को बुलाना है या किन को नहीं बुलाना, ये पार्टी डिसाइड करती है। जज कभी भी नहीं कहता कि आप इस विटनेस को बुलाओ या उस विटनेस को बुलाओ, वो इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रायल जज डिटरमाइन करता है कि कौन से विटनेसेस आएंगे और कौन से विटनेसेस नहीं आएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उन्हीं की देखरेख में होती है। ये इन दोनों सिस्टम में मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रोवाइड्स फॉर फेयर ट्रायल। भाई सीआरपीसी जो कोड है वो फेयर ट्रायल के लिए प्रोविजंस बनाता है, नेचुरल जस्टिस के सारे प्रोविजंस फॉलो करता है और बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोसीजर बनाया हुआ है दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। इसके कुछ उदाहरण, फैक्टर्स, फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग फेयर ट्रायल। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जैसे अनबायस्ड जज, एटमॉस्फियर ऑफ जुडिशियल काम, राइट्स ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, और भी बहुत सारे इसमें हो सकते हैं, ये उदाहरण मात्र हैं। अब देखिए अनबायस्ड फैक्टर, सीरियल नंबर, फैक्टर एंड इंस्टेंसेस, सीरियल नंबर, फैक्टर एंड इंस्टेंसेस। अनबायस्ड सेक्शन 479 सीआरपीसी का क्या कहता है कि जज मैजिस्ट्रेट कैन नॉट ट्राई और कमिट फॉर ट्रायल अ केस टू विच ही इज अ पार्टी और ही इज पर्सनली इंटरेस्टेड। अगर जज किसी भी मैटर में पार्टी है या वो पर्सनली इंटरेस्टेड है, उस केस में उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, तो वह जज मैजिस्ट्रेट उस केस को ना तो सुनेगा और ना ही कहीं ट्रायल के लिए कमिट करेगा, वो बिल्कुल उस केस से हट जाएगा। अब सेक्शन 191 क्या कहता है कि अगर कोर्ट ने सेक्शन 190 क्लोज 1 सब क्लोज सी के तहत अगर कोग्निजेंस लिया है, संज्ञान लिया है, तो अक्यूज्ड को बताया जाएगा कि आप अपना केस ट्रांसफर करवा सकते हैं, क्योंकि 190 क्लोज 1 क्लोज सी में
जो कॉग्निजेंस लिया जाता है, संज्ञान लिया जाता है, वो मैजिस्ट्रेट अपनी खुद की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पे लेता है, क्योंकि वो खुद अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रायल शुरू कर रहा है। तो इसलिए कि वहां पर कोई भी बायसनेस का रेशा ना रह जाए, ये प्रावधान बनाया है कि 191 के तहत एक्यूज्ड ये कह सकता है कि मेरा केस ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास। देन एटमॉस्फियर ऑफ जुडिशियल काम, एटमॉस्फियर ऑफ जुडिशियल काम। देखिए, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ इज दैट एक्यूज्ड टू बी प्रिज्यूम्ड गिल्टी अनलेस प्रूव्ड टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट, अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। अब एक बार देखते हैं ये जुडिशियल काम का क्या मतलब है। एटमॉस्फियर ऑफ जुडिशियल काम, इसका ये मतलब है कि जो जुडिशियल सिस्टम बनाया हुआ है, जो ट्रायल फॉलो हो रहा है, वहां का जो एटमॉस्फियर, जो माहौल है, वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि पार्टीज कंफर्टेबल फील करे कि हाँ, उन्हें पूरा मौका मिल रहा है अपना केस बयां करने का, अपने फैक्ट्स प्रस्तुत करने का, अपनी बात कोर्ट के सामने रखने का उनको पूरा मौका मिल रहा है। तो जो प्रिजम्पशन है, एक्यूज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, ये भी उसी का रीजन है। और जो प्रिजम्पशन है दैट मे 100 criminals be let free but single innocent person should not be convicted, भले ही 100 गुनेगार बच जाएं पर एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए, निर्दोष व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पूरा रिलैक्सेशन दिया जाता है कि भाई कहीं कोई जल्दबाजी नहीं करनी है या कहीं कोई बायसनेस या आर्बिट्रेरीनेस नहीं करनी है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, सेक्शन 378, वेयर अपील लाइज अगेंस्ट एक्विटल, यानी एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया है, उस एक्विटल के खिलाफ अपील गई है, इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी। क्यों? बिकॉज ऑफ नोशन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ एक्यूज्ड। कोर्ट कहता है कि भाई प्रिजम्पशन ऑफ एक्यूज्ड भी है और वो एक्विटल भी हुआ है, तो इस ऑर्डर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी मानना चाहिए। उसके बाद थर्ड इंस्टेंस है राइट्स ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज्ड पर्सन के राइट्स। हमारे यहाँ पर सिस्टम में एक्यूज्ड पर्सन को नाना प्रकार के राइट्स दिए गए हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। आर्टिकल 22 से लेकर सेक्शन 313 तक एम्फिल अटेंशन दी गई है एक्यूज्ड को, बिल्कुल। इनफैक्ट क्वेश्चंस ये रेज होते हैं कि एक्यूज्ड के पास इतने राइट्स है और इतना उसके ऊपर अटेंशन दी जाती है कि विक्टिम का तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद विक्टिमोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट चले, विक्टिम की पोजीशन में अभी चेंज आया है, लेकिन ये राइट्स इस हद तक थे कि ये कंपैरिजन होना शुरू हो गया था कि विक्टिम्स को तो कुछ एंटरटेन नहीं किया जा सकता। केस कौन लड़ रहा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसमें विक्टिम का रोल नहीं है। इन्फॉर्मेशन कोई भी दे सकता है। इन्वेस्टिगेशन कौन कर रही है? पुलिस, उसमें भी विक्टिम का कोई रोल नहीं है। देन दिस सिस्टम अलाउज ample space to accused to submit his case. The system allows ample space to accused to submit his case. जब ट्रायल के प्रोविजन आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें भी क्लियर होंगी। अब देखिए एक और एग्जांपल। मान लीजिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है और एक्यूज्ड ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को प्लीड नहीं किया है, लेकिन कोर्ट को फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस से लगता है कि यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, तो कोर्ट सुओ मोटो उस राइट को इन्वोक कर देगा, भले ही डिफेंस ने, एक्यूज्ड पर्सन ने उस राइट को इन्वोक नहीं किया गया है। तो देखिए आप किस लेवल तक ये देखा जाता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, और कि न्याय सही हो गलत ना हो, किस हद तक चीजें की जाती हैं। इवन इफ एक्यूज्ड हैज नॉट प्लीडेड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कोर्ट if find it from circumstances may suo moto act on right of private defense। कोर्ट खुद से कह देगा कि भाई ये जो एक्ट किया है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत किया गया है, इसलिए ये कोई ऑफेंस नहीं है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स। नाउ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इज इट सो और नॉट? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज करने से बढ़िया तो ये है
कि प्रिवेंट कर लो उस चीज को, होने ही ना दो, उस चीज को रोक दो। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 8, चैप्टर 10 एटेक्स्ट्रा, ये प्रिवेंटिव मेजर से ही डील करते हैं। द व्यू इज दैट इट इज गुड टू प्रीएम्प्ट एंड स्टॉप द इंसिडेंट बिफोर हैपनिंग, उससे पहले कि वो चीज हो उसको रोक दो। आप लोगों ने देखा या सुना होगा, नहीं देखा सुना तो मैं आपको बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि होली दिवाली पे कुछ लोगों को कह दिया जाता है कि आप अब पूरे हफ्ते थाने आएंगे और सिग्नेचर करके जाएंगे। आप पूरे हफ्ते थाने आएंगे, सिग्नेचर करके जाएंगे। क्यों किया जाता है? ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि पुलिस को ये लगता है, अथॉरिटीज को ये लगता है कि ये व्यक्ति जो हैं ये कुछ ना कुछ अनप्लीजेंट सर्कमस्टांसिस करेंगे। ये जो लोग हैं ये उडन कैटेगरी में ये सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। तो उससे पहले कि कोई इंसिडेंट करे, प्रीएम्प्ट कर दो, इनको रोक दो। इसके लिए सिक्योरिटी भी रखवाई जाती है। मान लीजिए कोई मैटर गया है, कोई झगड़े का मैटर गया है और वहां पर लगता है कि भाई इस मैटर में इतना सब्सटेंस नहीं है, तो उस मैटर को पुलिस फिर एफआईआर नहीं करती है, कलंदरा रिपोर्ट तैयार होती है और उस मैटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पास और वो वहां पर उनसे सिक्योरिटी रखवा लेते हैं और कहते हैं कि अगर आपने अगले 6 महीने तक लड़ाई की तो आप लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा या आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का बताते हैं। जेल में डालने का मतलब आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देन प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, हायरार्की एंड पावर ऑफ कोर्ट्स। जब तक कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, उनका गठन ना हो, उनकी हायरार्की क्रिएट ना हो, उनकी पावर ना बताई जाए, तब तक जुडिशल सिस्टम कैसे काम करेगा। ये हम जो भी हमने अब यहाँ पर पढ़ा है ब्रीफली, इन सब चीज़ों को हम आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले टॉपिक्स में और डिटेल में भी ये सारी चीज़ें कवर होंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज़ है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब आप लोगों का इसमें एक होमवर्क है, एक टास्क है जो आपको करना है और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में डालना है। टास्क है विच आर द, नहीं ऐसे करिए, टास्क है नेम द कंट्रीज हु फॉलो प्लान ऑफ एडवर्सरियल सिस्टम एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम। कौन से वो कंट्रीज हैं जो एडवर्सेरियल और इंक्विजिटोरियल सिस्टम का ब्लेंड फॉलो करते हैं, मींस दोनों के प्रोविजंस को उन्होंने मिक्स कर रखा है। ऐसे कंट्रीज हैं और है तो उनका नाम क्या है। स्टे इंडोर्स, स्टे हेल्दी, बेस्ट ऑफ लक।